नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा देश की राजनीति को परिवार भक्ति बनाम राष्ट्र भक्ति के रूप में रेखांकित किया है और ये घोषणा की है कि इन परिवारवादी ताकतों के खिलाफ भाजपा ने जो अभियान शुरू किया है वो अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक हम उन्हें परास्त नहीं कर सकते। और बड़ा विस्तृत भाषण रहा है प्रधानमंत्री का और खास तौर से परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि निश्चित रूप से परिवारवाद के खिलाफ पहली बार आवाज उठाने और इसे चुनावी मुद्दा बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है और घोषणा उन्होंने की है कि इन ताकतों के खिलाफ संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हम इन्हें परास्त नहीं करते। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परिवारवादी ताकतें देश की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। ये अलग अलग राज्यों में ये ताकतें अलग अलग पार्टियों के नाम से सक्रिय हैं, लेकिन इनके तार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढकने की कोशिश करते हैं। ये पूरा प्रधानमंत्री का भाषण है और जो मौजूदा राजनीति है उसे उन्होंने परिवार भक्ति बनाम राष्ट्र भक्ति के रूप में रेखांकित किया है और लिखित किया है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, परिवार भक्ति बनाम राष्ट्र भक्ति। आज के इस पैनल में भारतीय जनता पार्टी से अमित पाठक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, अधिवक्ता कांग्रेस के अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी से अतुल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और राधेश्याम जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आम आदमी पार्टी से ध्रुव सिंह राजपूत हैं और सुभाषपा से सुशील कश्यप। तो ये पैनल है आज की इस डिबेट का और शुरुआत हम करते हैं अनिल मिश्रा जी से आज कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों पर हमला बोला है और राजनीति को संज्ञा दी है परिवार भक्ति बनाम राष्ट्र भक्ति की। ये जो और एक संकल्प लिया है स्थापना दिवस पर कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पहल की है ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने की और उन्हें चुनावी मुद्दा बनाने की, वो तब तक जारी रहेगा अभियान जब तक हम इन्हें पूरी तरह से परास्त नहीं कर देते। तो ये जो प्रधानमंत्री की अपील है, इससे जो राजनीतिक दल हैं, विपक्ष के जो दल है, उन पर प्रधानमंत्री के इस संकल्प का क्या असर पड़ने वाला है और कहां पर निशाना है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा है और ये रेखांकित हम करें आपको। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो ताकतें हैं, किसी जमाने में इनका इतना प्रभाव था ये कि नगर पालिका से लेकर के संसद तक दबदबा रहता था इनका, और इन ताकतों ने युवाओं को आगे नहीं आने दिया, युवाओं को आगे नहीं आने दिया। तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है परिवारवादी ताकतें, और परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा जब तक हम इन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देते। अनिल सही। शेखर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं और उन्होंने परिवारवाद को, राष्ट्रवाद को जो है एक तराजू पे तौलने की बात की है। क्या सही कहाँ पे गलत तुल रहा है, क्या सही तुल रहा है, लेकिन एक बात नहीं क्या समझ में आ रही, ये जो नारा दिया है ये बूमरैंग बन करके, बूमरैंग एक हथियार होता है कि जिसको जब दुश्मन पे फेंका जाता है तो दुश्मन पे प्रहार करने के बाद में फिर वो उसी की तरफ लौटता है जिसने उसको फेंका होता है। तो क्या ये नहीं लग रहा क्या अच्छी बात है? माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो इस वक्त के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए जो है ब्रह्म वाक्य है। योगी जी जो बोलेंगे वो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है, आप उसको मानते रहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं यहाँ पे
कि आखिर ये एकदम से रात को सोते सोते 7 साल के बाद में ये कौन सा सपना आया है, क्या इल्हाम हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, जैसा शेखर जी आप बता रहे हैं, कि उन्होंने कमर कस ली है कि हम परिवारवाद के खिलाफ ही जंग लग रहे हैं। स्वागत है आपका, बिल्कुल लड़ते रहिए, परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहिए, राष्ट्रवाद के नारे को दे करके लड़ते रहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा कि ये कब तक जो है वो अपने, कभी तो कहीं पे जो है वो अपने चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, इसको छोड़ते हुए कभी तो जो है वो घूंघट के पीछे से निकल करके एक दहाड़ आती सामने। 56 इंच के सीने से एक दहाड़ की हम प्रतीक्षा में हैं कि महंगाई के विरोध में कब आएगी, बेरोजगारी के विरोध में कब आएगी, किसानों के हित में कब आएगी, नौजवानों के हित में कब आएगी, कि खाली खाली। और कब आई है? जब 2024 का चुनाव सामने है, तो इस वक्त के ऊपर ये नारा केवल केवल परिवारवादी ताकतों का नाम देते हुए, मैं समझता हूँ ज्यादातर तो कांग्रेस के ही उसमें है। और लोकतंत्र में कहाँ गुंजाइश होती है परिवारवाद की? लोकतंत्र में तो वो स्थापित नेतृत्व होता है कि जो आम आदमी के संग खड़ा होता है, और जो भीड़ जिसके साथ खड़ी होती है, और जिसको लोग बाग जो है वो अपना नेता मानते हुए उसको अपना मत देते हैं। क्या क्या स्थितियां हैं, मैं नहीं जाता निम्न स्तर के ऊपर। अब अगर इसी बात को ले लिया जाए बूमरैंग को, तो भाई साहब हमारे फर्रुखाबाद में भी तो जो है वो कहीं ना कहीं परिवारवाद पनपा है, बड़े मजे से पनपा है। किन किन क्षेत्रों में और किन कॉन्स्टिट्यूंसी में पनपा है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ रहे हो। प्रदेश में क्या राजनाथ सिंह जी के लड़के पंकज सिंह जी जो हैं, जब विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो वो परिवारवाद की अलग परिभाषा हो जाती है। अमित शाह जी के सुपुत्र जो हैं, जिस वक्त की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है उपाध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं, तो परिवारवाद की परिभाषा अलग हो जाती है। नाम लेने से कोई फायदा नहीं। और परिवारवाद जो है वो अगर कहीं पे परिवारवादी कोई जो है वो अपने पार्टी है भी, तथा कथित आरोप को इनके स्वीकार किया जाए, तो इससे जो है वो राष्ट्रभक्ति किसकी कहाँ पे प्रभावित हो रही है और किस स्तर पे प्रभावित होने की बात हो रही है? मैं तो साफ कहूंगा कि राष्ट्रभक्ति जो है प्रभावित वहां हो रही है कि जहां पर आम आदमी के जनजीवन की और उसकी सुविधाओं को नकार करके और उसके बाद में खाली नारों के ऊपर जो है मुद्दों को हटाने की बात की है। कब तक? कोई तो कर ऐसा वादा कि आस टूट जाए, कोई तेरे वादे पे कब तलक फरेब खाए। कुछ करिए। शेखर जी आपकी आवाज उठ रही है, डिबेट के साथियों से कहना है कुछ तो करिए, कभी तो आ जाइए अखाड़े में। महंगाई कैसे दूर करोगे ये बता दो हमको, कैसे बेरोजगारी हमारी दूर करोगे, कैसे मध्यम वर्ग के जीवन स्तर को जो है उनको जिंदगी की कुछ सांसें और देने की बात करोगे, इस पे आ जाओ। हमें तुम्हारे तथा कथित परिवारवाद से क्या मतलब है जो तुम अपने ही पार्टी में भी रखे हो? अनुप्रिया पटेल का क्या उदाहरण है साहब? अनुप्रिया पटेल के यहाँ जब उनका नाम ले लो तो परिवारवाद नहीं होता, अमित शाह जी का नाम ले लो परिवारवाद नहीं होता। छोड़ो बेकार की बातों को। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, करो कहीं बीत न तुम्हारा। जाए रहना। ये जो है जी गाना याद करो, जी भाई साहब, और लोगों के जनजीवन को देखिए प्रभावित करने के लिए महंगाई दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, किसानों के हित की बात करो। आज डीएपी महंगी हुई है परिवार और इकट्ठी 150 परिवार रुपए महंगी भक्ति हुई है। और डीजल भी महंगा होता परिवार। चला जा रहा है। देखिए अनिल जी, आपके माध्यम से अगर कहीं कुछ सद्बुद्धि कहीं तक आवाज पहुंच जाए हमारी, और सद्बुद्धि आ जाए, तो ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक धन्यवाद। ठीक ठीक, हाँ बोलो। देखिए भाई साहब, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी इससे पहले भी तमाम बयान दे चुके हैं, और ये बयान जो आया है परिवार भक्ति और राष्ट्रभक्ति है, कहीं ना कहीं 2024 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बयान दिया। और मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहूंगा कि परिवारवाद किस दल में नहीं है। सत्यता तो ये है, अभी हमारे सपा के वरिष्ठ साथी ने जिस तरीके से कहा, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, कल्याण सिंह जी हो, अनुराग ठाकुर हो, पीयूष गोयल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे सपा हो, तमाम ऐसे उदाहरण है कि अच्छा परिवारवाद। रही बात परिवारवाद की, अगर किसी का बेटा डॉक्टर है तो कौन डॉक्टर नहीं चाहेगा कि डॉक्टर बने, या वकील है तो वकील कौन नहीं चाहेगा साहब बनेगा। दूसरी चीज आप देखिए कि अगर राजनीति में वो व्यक्ति आया है, आम जनमानस की भावनाओं को सुनता है साहब, उनके दुख दर्द और तकलीफ में साहब खड़ा होता है,
तो साहब राजनीति में आना कहाँ गुनाह है। दूसरी चीज आप देखिए कि आपने कहा कि साहब भाजपा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही कहा। ये लोग सिर्फ मुद्दा ही उठाते हैं, मुद्दे को मुद्दा ही रह के साथ छोड़ देते हैं। दूसरी चीज आप देखिए कि राष्ट्रभक्ति की बात की, आप देखिए कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि साहब हमने जिस समय पाकिस्तान से युद्ध हुआ साहब, इतिहास में दर्ज है लगभग 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को किस तरीके से सरेंडर करवाने का काम किया गया। तो इतिहास में साहब दर्ज है। राष्ट्रभक्ति हो, लंका में जिस समय आपदा आई उस समय साहब राजीव जी ने जो किया, उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। तो तमाम इंदिरा जी हो, तमाम ऐसे उदाहरण है, आजादी से पहले और आजादी के बाद तमाम हमारे नेताओं ने साहब देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, इसके अलावा मैं इसे कुछ नहीं समझता। तो फिर जी भाई साहब, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम परिवारवाद और राष्ट्रवाद का मतलब ही नहीं समझ रहे हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोले जा रहे हैं सब लोग। और भारतीय जनता पार्टी में तो ये काफी दिनों से मैं सुनते चले आए हैं कि परिवारवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, कितने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद और परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में होता है या नहीं होता, ये तो हम नहीं जानते हैं और सभी लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है, राष्ट्रवाद चल रहा है। थोड़े दिनों में ये कहने निकलेंगे कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी में भी परिवारवाद है। आप लोगों को ही पता होगा कि अगर मैं नाम गिनाना प्रारंभ कर देंगे तो नाम ही गिनते रहेंगे, डिबेट तब तक खत्म हो जाएगी, टाइम मेरा पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि राष्ट्रवाद, परिवारवाद लोग कहते तो हैं, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमारे कहा है कि राष्ट्र परिवारवाद को खत्म कर देंगे। पहले तो हम ये कहना चाहूंगा परिवारवाद अपना भारतीय जनता पार्टी का खत्म कीजिए, इसके बाद दूसरा देखिए। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत परिवारवाद चल रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि परिवारवाद को आप ढीलिए, पहले आप किसानवाद देख लीजिए, किसानवाद को आप निपटा लीजिए, किसानवाद की महंगाई कम कर दीजिए। जहां 87 रुपए पे डीजल, 85 रुपए पे डीजल अटका हुआ था, आज 100 के पार पहुंच गया है। इसके बाद पेट्रोल भी 100 के पार पहुंच गई, आपको भी पता होगा। क्या ये किसानवाद दिखाई नहीं दे रहा है? आज किसानों की फसलें घर में आने वाली हैं, घर में किसानों की फसलें आने वाली हैं, गेहूं आने वाला है। इस पे आप नहीं बोलोगे कि कैसे गेहूं आएगा। ठीक है भाई, ठीक। ध्रुव राजपूत बोल पाओगे? ध्रुव, राधेश्याम जी, चलो अच्छी बात है, परिवारवाद की बात है। हमारे पिताजी किराने की दुकान किए हैं 25 साल, और अब हमें संभालनी पड़ेगी, संभाल भी रहे हैं। तो कहीं न ऐसा ना हो जाए कि वो दुकान का लाइसेंस निरस्त हो जाए, क्योंकि उसमें भी तो परिवारवाद होगा ना। पिताजी दुकान चलाते थे, हम भी चलाएंगे। राकेश चौरसिया साहब वकील हैं इनकम टैक्स के, उनके पिताजी इनकम टैक्स के वकील थे, वो वकील हो गए, ये भी परिवारवाद है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी फर्रुखाबाद के असरदार नेता थे, उनके पुत्र को ही हमेशा टिकट मिलेगी, ये परिवारवाद नहीं है। उनके भतीजे को यहाँ से एमएलसी की टिकट मिल गई, ये परिवारवाद नहीं है। हम भी चाहते हैं अमित पाठक जी को मिले एमएलसी की टिकट, श्वेता दुबे जी को एमएलए की टिकट मिले फर्रुखाबाद से, क्यों नहीं मिली? ये परिवारवाद की संज्ञा में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी ने तो इसलिए बोल दिया कि उनका परिवार है ही नहीं। अच्छा, परिवारवाद लोकतंत्र में है कहाँ? जनता चुनती है भाई। अगर हम चुनाव लड़ते रहे किसी विधानसभा क्षेत्र से, वहां से हमने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, जनता निगलेक्ट कर दे? जनता के सामने ऑप्शन है, जनता ने हमें स्वीकार किया तभी तो जिताया भाई। अच्छा, परिवारवाद तीन पीढ़ियां बता रहे प्रधानमंत्री जी के संबोधन में, कहा 3 पीढ़ियों से लोग राज कर रहे हैं। 3 पीढ़ियां आप जोड़ लीजिए। राजमाता विजया राजे सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, उनके दोनों लोग के बेटे
माधवराव सिंधिया, वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज है कि नहीं है पार्टी में? तमाम लोग हैं। परिवारवाद, अब वो परिवारवाद वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका परिवार है ही नहीं, वो परिवारवाद तो बोल रहे हैं, परिवार होता तो नहीं बोल पाते। अब है नहीं, ये आपके अपने कर्म है, हम इस पे क्या कर सकते हैं। रही बात राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद होता क्या है, लोकतंत्र होता क्या है? जनता, लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार। 67 की रिपोर्ट ये कहती है, मार्च में जो आई थी, कि 67 साल में देश पे 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था जब मनमोहन सिंह सरकार छोड़ के, मतलब 2014 में मनमोहन सिंह जी ने देश को छोड़ा था। 55 लाख करोड़ रुपए 67 साल में कर्ज हुआ था देश के ऊपर। मात्र 8 साल में 73 लाख करोड़ हो गया। जो 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था वो 128 लाख करोड़ हो गया। हम ये जानना चाहते हैं, श्रीलंका ने अपनी जीडीपी का 95% कर्ज लिया, आज वहां की हालत देख लो। भारत अपनी जीडीपी का 83% कर्ज ले चुका है, मात्र 13 रन दूर हैं। उसके बाद हम भी विश्वगुरु बन जाएंगे और उसके बाद श्रीलंका की तरह तबाही आएगी। परिवारवाद और राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? राष्ट्र के लिए समर्पित होना, राष्ट्र के लिए कुछ करना, सिर्फ डंडोरा पीटना। चुनाव में जो घोषणा पत्र होता है वो जनता के और नेता के बीच में एक करार होता है, एक इकरारनामा होता है, एक एग्रीमेंट होता है। जब आपकी पार्टी चुनाव जीत जाए तो जब आप सत्ता में आए तो आप उस एग्रीमेंट पे बात करें, उस बैनामे की बात करें जो आपने करार किया था जनता के साथ। जब आप चुनाव जीत गए तो आप नए नए सिगुफे लेके आते हैं। जब आप 2014 में लॉन्च किए जा रहे थे तब आप ये अपने भाषणों में कहते थे कि जब वोट डालने जाएं तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाएं, क्योंकि तब 340 रुपए का 360 रुपए का गैस सिलेंडर था, उसको आप नमस्कार करवा रहे थे। आज 1000 रुपए का सिलेंडर, हम बताओ नमस्कार करेगी, राम राम करेगी, बाहर उठा के गड्ढा में फेंक दें? भाई कुछ तो बताओ ना। तो आप किसी भी चीज पे आप बोलने को तैयार ही नहीं हो। आप नई नई चीजें ले आते हो, आप तमाम तरह की चीजें छोड़ जाते हो। आप उस एग्रीमेंट पे बात नहीं करते जो एग्रीमेंट आपने जनता के साथ किया था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, इतने हजार करोड़ विदेशों में जमा है वो हम लेके आएंगे, 15-15 लाख मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या बताया था, हम तो भूल भी गए आधी बातें। अच्छा, उनके बयान को हम सीरियसली नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते हैं। अब ये भाजपा के लोग कहेंगे बताओ देश के प्रधानमंत्री का बयान सीरियस नहीं लिया जाता। अरे आप वो तो ये भी कह गए कि कबीरदास जी, गोरखनाथ जी और वो गुरु नानक देव जी, ये तीनों लोग बैठ के आपस में मंत्रणा करते थे और उनके तीनों की जन्म और मृत्यु में 100-100, 200 साल का अंतर है। अब बताओ हम उनके बयान को कैसे सीरियस ले लें? हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि इंटर के बाद 12वीं में एडमिशन कराओगे तब लैपटॉप मिलेगा। तो ऐसे क्या सीरियस लेना? ये लोग सिर्फ ढोंगी है, पाखंडवादी है, ना राष्ट्रवादी है। परिवारवादी तो हो ही नहीं सकते, परिवार है नहीं। और परिवारवाद की रही बात, तो परिवारवादी आप मानते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मानते हो ना? उनके पिताजी राजा थे, उन्होंने अपने बेटे को राजा बनाया और जब वो वनवास चले गए तो भरत ने राज्य चलाया। आप उनको भी परिवारवादी कह दोगे? ठीक है, उनको कहिए आप परिवारवादी। बहुत विस्तार से बोल रहे हैं। हाँ अमित जी, आवाज नहीं आ रही मित्र, आवाज नहीं आ रही, बंद है ऑडियो तुम्हारा, बंद है। आ रही अब? हाँ आ रही। हेलो, मेरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक ही निवेदन है कि कृपया, सही कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री के बयान को सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए उन्हें, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर ये कह दें कि स्वच्छता अभियान के तहत शौच के बाद हाथ धोना जरूरी है तो ये शौच के बाद हाथ नहीं धोंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था। तो आप कभी मत सीरियसली लेना कि प्रधानमंत्री जनता को कहेंगे और जनता उनकी बात मानती है। अब रही बात राष्ट्रभक्ति और परिवारवाद की भक्ति, पता नहीं कि हमारे मित्र कौन सी गोली खोकर सोते हैं कि आज ही हमने ये बात कही। हम इससे पहले भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के जन्म निवारण दिवस पर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि परिवारवाद इस देश के विकास के लिए घातक है। किस तरीके से बड़ी बड़ी दुआएं दे रहे थे, यही माननीय मुलायम सिंह जी थे। जब चौधरी चरण सिंह जी अपने बेटे अजीत सिंह जी को अपनी पार्टी की कमान सौंपना चाहते थे तो क्या कारण हुआ था जो चौधरी चरण सिंह जी का विरोध किया था? क्यों किया था विरोध?
आज जिस तरीके से आपने माननीय अखिलेश जी को सत्ता सौंप दी, उसी तरीके माननीय चौधरी चरण सिंह जी भी अजीत सिंह को सौंपना चाहते थे। उस समय क्या था, लेकिन आप प्रधानमंत्री को बयान किया, कौन सा परिवार है भारतीय जनता पार्टी में? राजनाथ सिंह जी के पुत्र आज 15 सालों से पार्टी में कार्य कर रहे हैं और पार्टी में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अगर वहां से लड़ने का मन बनाया और जनता ने लगातार उनका ग्राफ बढ़ता रहा। आप अपने परिवार का ग्राफ देख लीजिए कि सैफई परिवार का ग्राफ बढ़ा है या घटा है। आप चले जाइए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ग्राफ, जब से उन्होंने सांसद की शुरुआत की उसके बाद लगातार उनका वोटों का ग्राफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग जनता के बीच रहे। किस परिवार की बात करते हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग। इस देश का बच्चा बच्चा ही नहीं, पूरा देश जानता है कि इस कितने बड़े राजनीतिक परिवारवाद आप लोग चलाते हो। एक ही परिवार से सांसद, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, सब कुछ, क्या और कोई नहीं था? रही बात अभी जब वो क्या था होली मिलन समारोह सैफई में, तो किस तरीके से मंच पर कहा गया अखिलेश जी को नसीहत दी गई सैफई में कि लोग कहते हैं तो कहने दो, अखिलेश जी तुम्हारी पार्टी बिना परिवार की अधूरी है, अब परिवार को लेकर चलो। उसका उदाहरण हुआ कि एमएलसी की टिकटों में 70% परिवार के लोगों को ही टिकट, यानी कि एक जाति विशेष के लोगों को टिकट। किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी की बात करोगे? माननीय मोदी जी ने तो ये कहा कि राष्ट्र की भक्ति करिए, परिवार की भक्ति नहीं। परिवार की भक्ति यानी कि अखिलेश जी ने जो कहा सही, अखिलेश जी आतंकवादियों से मुकदमे वापस ले ले तो सही, राजमाता आतंकवादियों पर आंसू बहे तो सही, दिग्विजय सिंह कहे कि पुलवामा एनकाउंटर फर्जी तो सही, अगर हमारी सेना पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सबूत मांगना सही। इसे कहते हैं परिवार की भक्ति, जिससे समाजवादी पार्टी के भी मित्रों को समझना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को समझना चाहिए और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी समझना चाहिए। क्योंकि इनके परिवार का लोग अगर सेना से सबूत मांगते हैं तो कहते सही, अगर 370 हमारी पार्टी राष्ट्र के लिए खत्म करती है तो इन्हें गलत लगता है। इन्हें लगता है कि वो पत्थरबाज मासूम है, वो बिट्टा मासूम है, वो आतंकवादी अफजल कसाव मासूम है, वो अफजल गुरु मासूम है, इस देश पर जो कुठाराघात करने वाले आतंकवादी मासूम है। और अब्दुल हमीद शहीद जी यानी जी लगाते थे यही कांग्रेस के नेता, यही समाजवादी पार्टी के नेता, यही लोग आतंकवादियों पर आंसू बहाते थे। ये उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने पेश किया और कहा है कि परिवार की भक्ति छोड़ दीजिए, राष्ट्र की भक्ति के लिए भी आप लोग हमारे साथ कभी कभी आया करो। क्यों नहीं आते हो? चलिए श्वेता जी। भाई साहब, मैं सबसे पहले भारत में जितने भी परिवार चल रहे हैं पहले उन्हीं प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले हमारा गांधी परिवार, यूपी बिहार का यादव परिवार, कश्मीर का मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार, पंजाब में अकाली दल परिवार, हरियाणा में देवीलाल परिवार। अभी भी परिवारवाद पर कुछ शक है? परिवारवाद तो काफी बता दिया गया, अब राष्ट्रवाद समझाएं आपको। हमारे सुभाषपा के सम्मानित प्रवक्ता को मैं सबसे पहले समझाना चाह रही हूँ। भारत का में संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है, इसमें राजनीतिक दलों का अलग महत्व है। जो दल अपनी लोकतांत्रिक कैरेक्टर को खो चुके हों तो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेंगे? आज देश में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, हिंदुस्तान के हर कोने में आप चले जाइए, भारत एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रहा है जो संविधान में समर्पित लोगों के लिए, राष्ट्र में समर्पित लोगों के लिए बहुत ही चिंता और कष्ट का विषय है। क्योंकि उनका क्या है, ये विषय क्या है? आपको लग रहा है ये कौन सी बात करने लगी? वो विषय है पारिवारिक पार्टियां, राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। जो यहाँ बैठे हुए सिर्फ हम एक ऐसा दल हैं भाजपा जो परिवारवाद से सर्वथा अलग है। पंकज सिंह का जी का उदाहरण दिया गया, वो हमारे साधारण कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संस्थापक संरक्षक अध्यक्ष नहीं बनाए गए। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश का यादव परिवार है, उसमें एक भी बाहर का व्यक्ति किसी भी महत्वपूर्ण पद पर है? जवाब दीजिएगा। भाजपा ने क्यों उनसे टाई अप किया है? कांग्रेस हमको बता रहा है परिवारवाद। वाह वाह, अब तो कुछ कहने के लिए नहीं बचा, क्या बोले। लेकिन
और इसका मतलब ये नहीं है कि एक परिवार से दो लोग राजनीति में नहीं आ सकते। जिस व्यक्ति को जनता का विश्वास हासिल हो, जो लोकतंत्र में आस्था रखता हो और जनता उसको जीत कर फिर से विधायक बनाए। सुनील दत्त जी को मनोनीत नहीं किया गया है, फर्रुखाबाद में वो पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जीते हैं। और प्रांशु दत्त द्विवेदी जी ने अपना जीवन दिया है। जब आपकी सरकार थी तो उनको रासुका में जेल में डाला गया था, भूल गए क्या भाई साहब? एमएलसी का टिकट इसलिए नहीं दे दिया गया है कि द्विवेदी परिवार से संबंध रखते हैं। ये आपकी पार्टी की परंपरा है, इसको दूसरी पार्टियों में लागू करने की ना करें। आप राष्ट्रवाद नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप परिवारवाद के दलदल में धंसे हुए हैं। आपका दिमाग इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि आपको समझाया ही नहीं जा सकता है। आप हमारे माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री को दलों के ऊपर नहीं मानते, आप उनको बीजेपी का प्रधानमंत्री मानते हैं क्या? वो पूरे भारत के लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं। आप उनके ऊपर पक्षी कटाक्ष करने से कोई नहीं बोलेगा। आप लोग बोले, हम लोग एक शब्द नहीं बोले हैं भाई साहब, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए एकदम। सदस्य मेरा अनुरोध है, पहला राउंड है, बोलने दीजिए। ठीक है, सुशील बीच में और ये जो आप लोग कहते हैं वो मानते हैं, एडिटर साहब की बात भी नहीं मानते हैं। सुबह सपा तो इतने बड़ा गुलाम हो गया है सपा का। चलिए ठीक है। लेकिन और जो पार्टी, और मैं बताऊं परिवारवाद क्या होता है, जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चला रही है, जिस पार्टी की सारी व्यवस्थाएं परिवार के सदस्यों के ही पास रहे, वे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है। ये है परिवारवाद। बीजेपी पर क्या उंगली उठा रहे हैं? अपने आप को देखिए और तुलना कीजिए। और इसका उदाहरण मैं एक और देना चाहती हूँ। ये और आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने आज 2024 का चुनाव सामने आया है इसलिए परिवारवाद को उठाया है। जरा पन्ना पलट के देख लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा आप लोग। 26 नवंबर 2021 में संविधान दिवस मनाया जाता है, उस दिन भी उन्होंने परिवारवाद पर ये बात कही थी। और उन्होंने एक जापान का उदाहरण दिया था। भाई साहब मैं देना चाहती हूँ, इस उदाहरण को सुनिए। उन्होंने बताया कि जापान में देखा जा रहा था, समाप्त करिए। हाँ, जापान में देखा जा रहा था कि एक ही कुछ राजनीतिक परिवार ही सारे निर्णय ले रहे हैं और सब ले रहे हैं। तो लोगों के मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए। वहां पर नागरिकों को तैयार किया गया कि उनका भी निर्णय देश में और राजनीति में आगे आए। तो इसके लिए कम से कम 30-40 सालों का समय लगा। लेकिन आज आप जापान की स्थिति देख लीजिए। तो यही हमको ये भाजपा लाना चाहती है भारत में, और हम लाते रहेंगे, हम कटिबद्ध हैं इसके लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। हाँ चलिए। अच्छा, हम बस एक निवेदन ये करेंगे, हमने बड़े धैर्य के साथ सुना और नियम पालन सब लोग करेंगे। आप लोग भी सुन लीजिए अपनी बातों का जवाब। पहली बात तो ये, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हमारी महिला मोर्चा से आती हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप जानकारी करें माननीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी को बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रासुका लगी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में वो रासुका हटाई गई। ये आप जानकारी हासिल कर लें। उसके बाद दूसरी चीज आपने एक बात और कही, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी को प्रेषित कर रही हूं मैं। उसके बाद दूसरी चीज, मैडम प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज, एक बात अभी आपने कही, आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। पिछली डिबेट में भी आपने ये कहा था मूर्खों को समझाना निरर्थक है। हमारा निवेदन है विनम्र, इस तरह के शब्दों का प्रयोग न किया जाए। दूसरी चीज, लोकतांत्रिक चरित्र हनन जिस पार्टी का हो चुका हो, करेक्टर वो बताया था भी ना, वो पार्टी देश को लोकतांत्रिक क्या, अच्छा लोकतांत्रिक चरित्र हनन कहते किसे हैं? प्रत्याशी पर्चा भरने जाने नहीं। अरे भाई आपने कहा था लोकतांत्रिक करेक्टर जिसका खत्म हो चुका हो, चरित्र ही बोलते हैं ना करेक्टर को। तो वो माननीय कांड को उठा दीजिए। अच्छा अब ये बताइए, अब आप लोग बोल लो, फिर आप हम बोलने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। हमें इतनी क्षमता है, हम चिल्लाते रहेंगे 1 घंटे, हम फिर बोलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। आपकी एक भी आवाज नहीं आने देंगे, इस चीज को भी तैयार रहिएगा। लोकतांत्रिक चरित्र हनन उसे कहते हैं जिसको प्रत्याशी पर्चा भरने जाए और गुंडे पर्चा छीन लें, मारपीट करें, ये लोकतांत्रिक चरित्र हनन होता है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में शाम को 5 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हो और 4 बजे चुनाव टाल दिए जाएं, ये लोकतांत्रिक चरित्र हनन होता है। क्या बात आप कर रहे? आप बता रहे, हम 1 मिनट में समाप्त कर रहे, 1 सेकंड में समाप्त कर रहे हैं। दूसरी चीज, सेना के ऊपर आपने बड़ी बातें कही।
सेना का बजट 3% काट दिया गया है, सेना में संविदा पे भर्ती होगी, सेना के लिए आप इस तरह बात करते हैं। उसके बाद आपने जो कहा है संविदा सेना में किसी तरीके से संविदा को नौकरियों को लागू नहीं किया जा सकता है, ये तथ्य झूठे मत पेश करिए। कहां से तथ्य उठा कर लाते हो कि सेना में संविदा लाते हो? उसके बाद की बात आपने की, आप भाई साहब देख लीजिए, ये मान नहीं रहे हैं और ये बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे, ये बोलेंगे तो हम नहीं मान रहे हैं। नहीं लागू पार्टी समर्थन देता है सरकार बनाने वाले लोग, जब अफजल गुरु को आज आतंकवादी बता रहे हैं, जो शहीद मानती थी पीडीपी, उसको समर्थन देके आपने मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? अब्दुल्ला परिवार में समर्थन दिया कि नहीं दिया? आप बताइए। बोलिए। हाँ जी भाई साहब, देखिए राष्ट्रभक्ति की बात की तो साहब ये इतिहास गवाह है कि साहब आतंकियों को छोड़ा किसने था। दूसरी चीज, पुलवामा में साहब आरडीएक्स इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ से आया, और दूसरी चीज उस गाड़ी के मालिक का साहब पता नहीं लगा पाई जिस दिन से साहब वहां पुलवामा हमला हुआ। तो राष्ट्रभक्ति हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये फर्जी राष्ट्रभक्ति साहब ये हमारे समझ में नहीं आती। वो सिर्फ राजमाता के अंदर है, जब एनकाउंटर होता है बटाला हाउस तभी वो रोती है, वही असली राजभक्ति है। छोड़ा गया था, लोबिया का तब छोड़ा गया था आतंकियों को। इनसे तो बात करने में गा रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में हजारों आतंकवादियों को जमानत पर छोड़ने वाले हमें नसीहत मत कीजिए। आप राष्ट्रभक्ति का चरित्र प्रमाण पत्र आपसे मुझे नहीं देना है। आप कितने हम 420 का मुकदमा लगा था, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर 420 का मुकदमा है। तरीके से वापस लिए मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हो। 170 मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए, अपने मुकदमे वापस लिए। हो गया होने के बाद मुकदमे वापस लिए। इनको भी म्यूट कीजिए, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अच्छा, अरे अभी आप बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? आप बोलने नहीं दे रहे थे, आप म्यूट करने की बात कर रहे हैं आप। चलिए और बोलिए। जब अमित जी म्यूट हो सकते हैं तो आप भी म्यूट होंगे। नहीं, आप बोल रहे थे। नहीं, आप ही म्यूट करिए सबको, जुबान पे ताला डाल दीजिए, बोलने से रोक दीजिए। व्यक्ति चुप हो जाएगा। क्यों नहीं? जब बोल रहा है तो सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चलिए और बोलिए। हाँ अमित जी जाएगा भाई साहब, बस सारे लोग रुके। हमने इतना मेहनत करके रात में 1 बजे लिखा उसको, और अमित जी ने उसे पढ़ा नहीं, है ना। उसका ही नतीजा है बिना पढ़े ओके लिख देने का नतीजा। सारी व्यवस्थाएं तय हैं कि बीच में आप नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो शांत हो जाएंगे। म्यूट किया जाएगा तो 5 मिनट तक आप उसे अनम्यूट नहीं करेंगे। अब कैसे पढ़े लिखे लोगों को समझाया जाए, आप बताइए। मैम भाई साहब, आप हमको ही म्यूट कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने फर्जी दस्तावेज पेश किए कि सेना में संविदा की नौकरी, डिबेट में जो कमेंट किए गए उसके बाद में सारी व्यवस्था तय की गई, आप उसे पढ़ेंगे नहीं, जबरदस्ती आपको दूसरे दिन पढ़वाया जाएगा। उसके बिना पढ़े लिखे आप उसे ओके लिख देंगे, उसके बाद में आप व्यवस्था बिगाड़ेंगे। आप फिर समझ गलत तथ्य पेश किए जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा। हम पर लिखा है संविदा में सेना की नौकरी, हम एडिटिंग में काट देंगे, सारे लोग समझ लिए। फिर हम व्यक्तिगत समझा दे रहे हैं। पहली बात यह है कि म्यूट उसे किया जाएगा जो टर्न के आप बोलेगा। राधेश्याम का टर्न है, राधेश्याम बोल रहे हैं तो आप बीच में बोलेंगे तो आपको म्यूट किया जाएगा, और म्यूट करने के बाद में आप 5 मिनट तक उसे छुएंगे नहीं, 5 मिनट बाद उसे म्यूट करेंगे। समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से आप। और जो सारी चीजें हमने लिखी है, एक बार ये डिबेट खत्म होने के बाद फिर पढ़ लीजिए उसे। भाई कोई व्यवस्था चलाओगे कि नहीं चलाओगे, बताइए आप हमें। चलिए भाई साहब, ओके भाई साहब। वैसे अभी जो है वरुण जी बोल रहे थे, राधेश्याम जी फिर बोलने लगे, बार बार उन्हीं का टर्न होगा क्या? और लोगों को भी बोलने का मौका दिया जाए। वरुण की बात पूरी हो गई भाई, आगे बोलिए। राधेश्याम जी बोलने लगे और लोग भी तो बोले। हाँ बोलिए ना। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोकतंत्र कैरेक्टर इन्होंने कहा, मेरा मतलब चरित्र हनन नहीं था, ये बात समझ नहीं पाए। लोकतंत्र का कैरेक्टर से मतलब है कि जो लोकतंत्र की खासियत है, जो उसकी मूलभूत विशेषता है। एक मिनट रुकिए। अब आप एक एक वाक्य का तुरंत जवाब देना चाहेंगे तो डिबेट 3 घंटे नहीं खत्म हो पाएगी। आप सारी चीजें नोट कर लिए।
जब लास्ट में आपको नंबर मिले तो या कुछ चीजें ऐसी हो जाएं, अब ये सारे लोग बोल रहे उसके बाद बोलिए आप, सुनने वाला भी सोचेगा कि खाली राधे श्याम बोल रहे हैं, फलां आदमी बोल रहा। क्या इजाजत है? हाँ बोलिए। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं केवल, और इस उम्मीद के साथ मैं पूछ रहा हूं कि जब मैं बोल लूं तो उसके बाद में उसका जवाब दीजिएगा। लोकतांत्रिक कैरेक्टर जो है उसको हम खो चुके हैं, ये बात सामने आई। मैं सहमत हूं आपकी बात से, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक कैरेक्टर को खो चुके हैं। सुनिएगा, सत्य बड़ा कटु होता है और सत्य को सुनने के लिए वास्तव में 56 इंच का सीना चाहिए होता है। अगर हमारा सीना कहीं से कम है तो हम सत्य नहीं सुन पाएंगे। क्या लखीमपुर में जो है जब थार चढ़ा दी जाती है तो उसके बाद में वो लोकतांत्रिक जो है वो हनन नहीं होता? क्या अगर किसी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पर्चा छीना जाता है तो वो लोकतांत्रिक हनन नहीं होता? क्या आपके किसान जो बैठे हैं उन पे लाठीचार्ज कराया जाता है और उसके बाद में कीलें ठोक दी जाती हैं सड़क पे, वो लोकतांत्रिक हनन नहीं होता? क्या 69,000 भर्ती के नौजवान जो है जिस वक्त पे वहां विधानसभा के सामने अपना हक मानते हैं और उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, ये लोकतांत्रिक कैरेक्टर का हनन नहीं होता? मतलब अजीब सी बात है कि हम करें तो कैरेक्टर ढीला। और दूसरी बात सुनिए, आपने कहा जीतने की बात, मैं एक बात और इजाजत चाह के कह रहा हूं, क्या अखिलेश यादव जी नहीं जीते? आपने बाकायदा उदाहरण दिया सुनील जी की, मैं बाकायदा पूरी जो है अपने क्या कहते हैं इज्जत करता हूं। और उसके बाद में एक बात और सुन लीजिए कि चाहे किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, वो जीत करके आता है अगर तो वो जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन बहस में अगर कोई सवाल आया, आप प्रोटेक्ट कर रही हैं कि वो जीत करके आए इसलिए ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा करा, तो क्या अखिलेश यादव जी जीत के नहीं आते? मैं एक बात बड़ा साफ कह दूं, और इस बात को कहीं से कोई चुनौती नहीं दे सकता, रातों रात किसी को सत्ता के शीर्ष शिखर पे बिठा देना बहुत आसान होता है, लेकिन वहां पे टिके रहना उसकी अपनी क्षमता की बात होती है। और सुन लीजिए, दूसरा राउंड है, बंद करिए। भाई साहब मैं जवाब देना चाहूंगी। मैं जवाब देना चाहूंगी पहले। और सुनिए दीजिए जवाब। और सुनिए। हाँ बोलिए सुशील। हाँ साहब, मैं ये पूछना चाहते हैं कि अभी श्वेता जी ने भी कहा था कि जनता के द्वारा राजा चुनकर आता है। आपको पता होगा केशव प्रसाद मौर्य जी जनता के द्वारा हार के आए और उनको डिप्टी सीएम आपने बना दिया। कहां से ये नियम आपने ले आए भाई? जो जनता के द्वारा अगर राजा बनकर आता है तो उसी को बनाते, लेकिन डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य को आपने कैसे बना दिया? ठीक है, और बोल रहा है, और किसे बोलना है? वरुण बोलना जी भाई साहब, समाप्त कर। हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ जवाब देना है। राष्ट्रवाद, बोलो डिस्टर्ब है कुछ? क्या राधे साहब कुछ रह गया? नहीं, हमारा बस यही है कि भाई परिवारवाद, जब परिवार जिसका है उसका परिवार अगर अपने पिता की विरासत संभालने में सक्षम है तो मेरी नजर में ये परिवारवाद नहीं है। और रही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात, हमारे यहाँ सदस्य बनते हैं, सदस्यता अभियान चलता है और डेलीगेट राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनते हैं। हम लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, वो थोपे नहीं गए। चलिए ठीक, अब फाइनल कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलना। हाँ चलिए बोलिए, कौन बोला? भाई साहब मुझे भी 2 शब्द कहने हैं। हाँ बोलिए। हाँ जैसा कि भाई साहब ने कहा कि वो मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को, उनका हनीमून चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उसको छोड़कर वो आए थे और उनको सीएम बना दिया गया था। ये आपका भी जवाब है सुशील जी, जो आपने केशव मौर्य जी के लिए पूछा। जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो यहाँ तक कि किसी भी उसके सदस्य तक नहीं थे। ये जवाब है। और दूसरी बात आपने पूछा राष्ट्रवाद, कार सेवकों पर गोली चलवाना, और 3 बार सांसद बन चुके थे अखिलेश यादव। अरे नहीं भाई, नहीं समाप्त हो रहे हैं। लोकतंत्र का हनन हुआ है। नहीं अब नहीं मिश्रा जी, अब मिश्रा जी अगली बात। ठीक है भाई साहब, और रही बात आपने कहा जो जनता के द्वारा चुन के आता है तो वो जनप्रतिनिधि होता है, तो थार चला दी या जो भी कर दिया, लखीमपुर खीरी से सारी सीटें जीते हैं हम, और वो जनप्रतिनिधि हैं। अब आपकी नजर में अपराधी हो तो वो एक अलग बात है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। ठीक है। हाँ बोलिए। एक प्रश्न का जवाब हमें भी दे लेने दीजिए। जिस तरीके से आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि लखीमपुर तमाम घटनाएं गिनाई, मैं पूछना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना हुई, हमने अपने कार्यकर्ता को जेल में डाला, मैनपुरी की वंदना अग्निहोत्री की घटना भूल गए
कितने लोगों को जेल हुई? गायत्री प्रजापति ने एक महिला का शोषण आपकी सरकार में किया, किसकी सरकार में जेल में गए? क्या बात करते हो, किन तथ्यों को लाते हो? इसलिए अपने क्षेत्र की बात मत कीजिए। हमारी सरकार तत्पर है इस घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए और हमेशा हम कार्रवाई करेंगे। चलिए आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, अमित जी का, अनिल मिश्रा जी का, वरुण त्रिपाठी का, राधे श्याम का, ध्रुव राजपूत का और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली बार, अगली डिबेट में, अगले विषय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि। नहीं, हम समाजवादी पार्टी के युवा